सॉरी, मैं सेक्रेटरीट से हिदायत करता हूँ कि आप मिनिस्टर फाइनेंस साहब के ऑफिस से राबिता कर ले और उसको प्लीज बुलवाया जाए ऐवान में। जनाब चेयरमैन, ये बजट जो है इस पे चूंकि मौका मिला इसको देखने का, समझने का पिछले दिनों में, एक जो मैं सेंटेंस कहना चाहता हूँ वो मेरा ख्याल है उस पर कंसेंसस है, और वो ये है कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है। इसमें स्वाय टैक्सेस लगाने के और जो फिलहाल टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी कमर तोड़ने के मजीद कोई आपको ऐसी चीज नहीं नजर आती जिसमें उम्मीद की कोई किरण आपको दिखाई दे। ये सबको पता है, और मेरे जो बैठे हैं दूसरी साइड पे ट्रेजरी बेंचेस में सेनेटर साहिबान जी, उनको भी पता है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। जो इलेक्शंस हैं उसका मैंडेट लोगों का बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है कि उन्होंने पीटीआई को दिया, लेकिन बहरहाल हुकूमत उन्होंने बना ली। अब मैं उनको ये एक और चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन, कि तारीख क्या कहती है कि जब कोई नुमाइंदा, गैर नुमाइंदा हुकूमत जो है वो टैक्सेस लगाए तो उसका क्या असर होता है और उसका क्या नतीजा होता है। तारीख में 3 बड़ी इनकलाब आए। एक इनकलाब था जहां बरतानिया की बादशाहत चले गई। बरतानिया के बादशाह ने टैक्सेस लगाए तो वहां के लोग, अवाम उठे और उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया और कहा कि हम बादशाहत नहीं मानते। वो एक टैक्स लगाने की वजह से हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन, टैक्स लगाया गया चाय के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये नुमाइंदा हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया, हम नहीं मानते। इनकलाब आ गया और अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने सुना होगा, वहां भी बादशाहत थी, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो वहां भी एक नारा लगा कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, और उसके बेसिस पे वहां भी इनकलाब आ गया। तो ये जो कमर तोड़ टैक्सेशन वाला बजट है, मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर ये मंजूर हो गए सारे टैक्सेस तो बहुत जल्द इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ये एक मेरी प्रिलिमिनरी वार्निंग है। अब जनाब वो है नहीं बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड में बात करना चाहूंगा। वो, उनको मैं जानता हूं, बड़े अच्छे और वेल मीनिंग बैंकर हैं, और मुझे यकीन है कि वो, उनका इरादा इस बजट को पास करने में बड़ा नेक होगा। लेकिन वो, उनकी जो नॉलेज है या तालीम है या इल्म है टैक्सेशन के बारे में, वो काफ़ी कम है। उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस भी पहला ही एक्सपीरियंस है, आज तक वो हुकूमत में नहीं रहे, सीधा प्रेसिडेंट थे वो हबीब बैंक के, और वहाँ से वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो मुझे लगता ये है कि जो एफबीआर के लोग हैं और जो बाकी सियासतदान जो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को शॉर्ट सर्किट कर दिया, और उनको समझ ही नहीं आई कि मैं जो चाहता हूं या जो मैं करना चाहता हूं बजट में, एक्चुअली बजट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। बजट उनकी उम्मीदों की या उनकी नीयत की अक्कासी नहीं कर रहा। अब सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने मर्ज की शिनाख्त कर ली है, और उन्होंने कहा मर्ज क्या है। उनके अल्फाज हैं कि मर्ज जरूरत से ज्यादा हुकूमत की मुदाखलत, इकॉनमी में हुकूमत की जो
ज़्यादा मुदाखलत है वो एक मर्ज उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी ओपनिंग में, और बजट की ओपनिंग भी यही कहती है। और उन्होंने बीमारी की जो सिम्टम्स थे, उन्होंने कहा सिम्टम्स ये हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, जो तरक्की है मुआशी, वो बहुत स्लो है, बहुत आहिस्ता है, बहुत रफ्तार उसकी सुस्त है। उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है, उन्होंने हल भी दिया। उन्होंने कहा कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि हुकूमत की मुदाखलत मार्केट में ना हो और खुद ही मार्केट फैसला करे कि क्या इसमें होना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुदाखलत पर मबनी मईशत नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार इंसिस्ट किया उन्होंने कि हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम करे, इकोनॉमी को फ्री रखे, और यही मैं बजट प्रेजेंट कर रहा हूं, ये उनका मौक़िफ़ था। अब जनाब चेयरमैन, इस बजट को मैंने देखा, जब उनका ये इन्होंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एम है, पूरा बजट मैंने देखा, 3 दिन लगाए, लेकिन मुझे इसमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उनकी जो एम था या ऑब्जेक्ट था वो अक्कासी है हो रही है उसकी इस बजट में। इस बजट में मैं ढूंढता रहा कि कहीं कोई ऐसी तजवीज़ हो कि हुकूमत की मुदाखलत किस तरह कम होगी इकोनॉमी में, मार्केट में, जो इनका कहना था। मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत के अखराजात कम होने चाहिए। मैंने पूरा बजट देखा, कोई ऐसी तजवीज़ नहीं इस बजट में कि हुकूमत के अखराजात किस तरह कम होंगे। जनाब चेयरमैन, उन्होंने ये कहा था कि मुआशी तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी होनी चाहिए। मुझे कोई ऐसी तजवीज़ नहीं नज़र आई कि किस तरह इकनॉमिक ग्रोथ आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बजट उनकी जो एम एंड इंटेंशन उन्होंने जाहिर की उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब बजट है क्या सर? अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इस बजट में क्या चीज़ जनाब चेयरमैन नज़र आती है? जिस तरह मैंने कहा, इस बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस नए लगाने की तजावीज़ दी गई हैं। लगता यह है कि पूरा अगर ये वाकई बजट इस तरह पास हो जाता है तो हमारी तारीख में जितने रिकॉर्ड्स थे टैक्सेशन के वो इस बजट में ख़त्म हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। इतना आज तक किसी हुकूमत ने टैक्सेशन नहीं की जो कि इस बजट में टैक्सेशन दी जा रही है। लगता यह है कि जो बजट बनाने वाले हैं वो शायद IMF का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जो लोग हैं, जो अवाम हैं, उन पे क्या सख्ती आएगी उसका उनको कोई फिक्र नहीं है। कुछ फिगर्स की बात करते हैं। हुकूमत दावा करती है कि हमने नए टैक्सेस से 3.8 ट्रिलियन रुपए की आमदनी करनी है। सिर्फ टैक्सेस से 3.8 ट्रिलियन रुपए की आमदनी करनी है। ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये 3.8 ट्रिलियन का जो टारगेट है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक टारगेट है। आज तक ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ टैक्सेशन के जरिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये 3.8 ट्रिलियन जो रुपया इकट्ठा करना है हुकूमत ने टैक्सेशन के जरिए, ये किन से करना है? जनाब चेयरमैन, 2 क्लासेस हैं जिनसे ये करना है, सैलरीड एंड पेंशनर्स। जो सैलरीड क्लास है और जो पेंशन देने वाले हैं, उनसे ये 3.8 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठा करना है। और उसके साथ जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो वैसे ही नीचे गई है, उससे ये इकट्ठा किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूं सर कि ये बिल्कुल उस तरह है कि यू आर स्क्वीजिंग एंड किलिंग द गोल्डन गूस। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग टैक्स में ऑलरेडी जिनकी आमदनी कम है क्योंकि टैक्सेशन दे रहे हैं, वो उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्सेशन करके उनको मारने वाली बात है। कल को इनकलाब आएगा इसकी वजह से, क्योंकि लोग टैक्सेस नहीं दे सकेंगे और वो फिर कोई भी टैक्स 3.8 ट्रिलियन क्या कोई टैक्स भी इकट्ठा नहीं होगा। ये एक बड़ा सीरियस किस्म का मामला है सर, इस पे गौर करना चाहिए। IMF जो मर्जी कहती रहे, लेकिन 3.8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना जो कि रिकॉर्ड लेवल है, जबकि मुल्क रिसेशन में है, ये कोई सेंस नहीं बनता, ये लॉजिक नहीं बनता, ये मंतक नहीं बनता। फेडरल स्पेंडिंग
फेडरल स्पेंडिंग वो होती है जो हुकूमत ने खर्च करना है। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम अखराजात कम करेंगे, लेकिन मैंने जब चेक किया तो फेडरल स्पेंडिंग 1700 बिलियन पर ही है। वो उतनी ही स्पेंडिंग है जो पहले थी, कोई कमी उसमें नहीं आई। बल्कि हुआ क्या है कि 1400 बिलियन इसमें से पीएसडीपी का फंड रह गया है। ये अनएक्सेप्टेबल है सर, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो डेफिसिट है वो 8500 बिलियन रुपया है। 8500 बिलियन रुपया आपका डेफिसिट हो और आप 1700 बिलियन एक्सपेंडिचर करें और उसमें से कहें 1400 बिलियन मैं पीएसडीपी पे करूंगा, ये फिगर्स ही मैच नहीं करते। अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जब मैं ये फिगर्स देखता हूं और इस तरह की टैक्सेशन देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद जो बनाने वाले हैं बजट, उनको ये पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं कि मिडिल क्लास लोग किस तरह रहते हैं और किस तरह रह रहे हैं। वो सिर्फ फिगर्स की बात करते हैं, उसका रियलिटी चेक जो होगा लोगों के ऊपर, उसका शायद उनको इल्म नहीं है। सर 8500 बिलियन का डेफिसिट, यानी कि ये 8500 बिलियन खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो 8500 बिलियन आएगा कहां से? मैंने बजट में तलाश किया कि कहां लिखा है बजट में कि 8500 बिलियन रुपया जो आना है ये कहां से आएगा। तो मैंने बजट में कुछ नहीं नजर आया मुझे। फिर मैंने कुछ स्टडी की। जब मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि 3 इसके रूट्स होते हैं सर। जब इस तरह का इतना बड़ा डेफिसिट हो तो आप 3 रस्तों से ये पैसा कमाते हैं या आमदनी लाते हैं हुकूमत की। एक है लोकल बैंकों से कर्जा लेना, दूसरा है फॉरेन डोनर से कर्जा लेना, और तीसरा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे प्रिंट कर दे मजीद। जब आप लोकल बैंकों से कर्जा लेते हैं वो खुशी से देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक बड़ा सिक्योर्ड बोरोअर है, वो खुशी से देंगे। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसके लिए फिर पैसा नहीं बचेगा बैंकों के पास। जब उसके लिए पैसा नहीं बचेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप फॉरेन लेंडर से जब पैसा लेते हैं तो आप किस तरह पैसा वापस करते हैं? आप इंडस्ट्री लगती है, उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और उस पैसे से इकोनॉमी ग्रो करती है और फिर आप वो पैसा आमदनी से वापस करते हैं मजीद टैक्सेशन से। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेंडिंग बंद कर देंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, तो आप फिर कर्जे पे कर्जा लेंगे, आप बाहर के कर्जा भी नहीं दे सकेंगे वापस। ये है विशेष साइकिल जो कि इस बजट में नजर आ रही है। तीसरी ऑप्शन क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे प्रिंट करे। अब आपको भी पता है जनाब चेयरमैन, और मेरा ख्याल है इधर सब कोई भी इकोनॉमिस्ट बैठा हो उसको पता है कि जब आप पैसे मजीद प्रिंट करेंगे तो क्या उसका असर होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एक्चुअल जो पैसा हमारी जेबों में है वो और कम होगा। सो एक तरफ आप ग्रोथ भी कम कर रहे हैं, आप पैसा ज्यादा ले रहे हैं, आप उसमें पैसा वापस करने की आपकी कैपेसिटी नहीं होगी, इन्फ्लेशन आप ज्यादा करेंगे। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। इस बजट को मैं कहता हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जनाब टैक्स रेवेन्यू मैंने देखा 40% बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रोजेक्टेड है कि हम 40% टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अनरियलिस्टिक है। आप पाकिस्तान की तारीख देख लें, आज तक मैं हाल 23 या 24% से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ सका। 40% का एकदम जंप, ये कोई थियरी में तो बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा ये बजट जब ये प्रोजेक्शन करते हैं। और नंबर 2, इतनी ज्यादा टैक्सेशन 40%, 40%। अगर आप 40% टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो सर क्या होगा? योर इकोनॉमिक ग्रोथ विल फिनिश, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर आपके फिर वही विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा। और प्रैक्टिकली ये होगा कि असल जो आपकी आमदनी है लोगों की वो कम होगी। सर ये तो मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहा था। बजट में एक और चीज कैमोफ्लेज की गई है। कहा गया है कि हम जनाब विद होल्डिंग टैक्स लगाएंगे मैन्युफैक्चरर पे, और हम उसके साथ सेल्स टैक्स लगाएंगे बहुत सारे आइटम्स पे। तो हम कंज्यूमर को बचा रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरर पे लगा रहे हैं। जनाब कोई भी अगर इकोनॉमी को जानता है और कोई भी अगर प्रैक्टिसिंग बिजनेस में है तो आपको ये बताएगा
कि जब विद होल्डिंग टैक्स लगता है तो विद होल्डिंग टैक्स जो मैन्युफैक्चरर है वो फाइनल कंज्यूमर को पास कर देता है, यानी कि अल्टीमेटली मैं और आप देंगे ये पैसा। ये मैन्युफैक्चरर तो विद होल्डिंग टैक्स इनिशियली देगा, एंड में वो प्रोडक्ट रिटेल प्राइस में जाएगा, पैसा वो लगेगा, प्राइस इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली हम दे ही देंगे। सो एक तरफ तो सैलरीड क्लास और पेंशनर्स और सबको आप डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं, उसके बाद ये जो विद होल्डिंग टैक्स है और जो सेल्स टैक्स की है उसकी फर्दर आपकी आमदनी रिड्यूस होगी। सिर्फ एक आप कह लें मखलूक को फायदा होगा इस मुल्क में, और वो मखलूक कौन है? जिनको खाने की जरूरत नहीं, जिनको दवाइयों की जरूरत नहीं, उनको तो इस बजट से कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई खाने वाला है, पीने वाला है, जिसको दवाइयात की जरूरत है, उसकी तो बुरी हालत हो जाएगी इस बजट के बाद। जनाब, एनर्जी सेक्टर देखें, मैंने एनर्जी सेक्टर को भी देखा। एनर्जी सेक्टर में मैंने ये देखा कि कहा जा रहा है कि ये एनर्जी सेक्टर में चूंकि हमने बहुत सारा देना है लोगों को, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हमारा एक साइकिल चल रहा है, हमने बहुत सारी कंपनियों को पैसा देना है, तो हम टैक्स करेंगे लोगों को ताकि वो पैसा हम दे सकें। ये हुकूमत का कहना है कि हम लोगों से टैक्स लेंगे और टैक्स के जरिए हम ये पैसा वापस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ टैरिफ भी हम इंक्रीज करेंगे। यानी कि जो कौम है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो इन कंपनियों को पैसा भी देगी, अवाम को वापस क्या मिल रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो मुझे नहीं नजर आई। जनाब चेयरमैन, डेट सर्विसिंग नजर ये आता है इस बजट से कि आधे से ज्यादा बजट जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। यानी कि हुकूमत कर ये रही है कि ये कर्जा ले रही है, ये पैसे देने के लिए वापस, मजीद कर्जा बढ़ेगा तो अगले साल हम मजीद कर्जा लेंगे उस कर्जे को देने के लिए, और ये विशेष साइकिल बजाय तोड़ने के हम इसको बढ़ाई जा रहे हैं। ये नजर आ रहा है अगर आप इसकी सारी देखें। सियासी पहलू भी इस पे बजट पे मैं जरा गौर करता जाऊं। मैंने जिक्र किया था शुरू में कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, ये प्रिंसिपल है। इस पे 3 इनकलाब आ चुके हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और अगर आप देखें तो 17 और इनकलाबात आप तारीख में देख लेंगे, रेवोल्यूशंस आई हैं। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस। लेकिन इसके साथ एक और मसला है हमारा मसला ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो सियासी माहौल है उसमें इतनी कशीदगी है, उसमें वो सियासी माहौल बनाया नहीं जा रहा, उसमें ना रूल ऑफ लॉ नजर आता है आपको, ना आपको कोई ऐसी सोल्यूशन नजर आती है कि हम ये सॉल्व कर सकें। इस किस्म के सिचुएशन में आप बजट बना ही नहीं सकते। मेरी ये इल्तिजा है और रिकॉर्ड पे मैं बार बार कह चुका हूं कि जब तक हम ये सियासी बुरहान को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम जो लोगों का मैंडेट है चुराया हुआ वो वापस नहीं करेंगे, ये बजट सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह के ये आप देख लीजिएगा कि एक मिनी बजट अगले 2 महीने में आएगा जिसमें ये सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई मुझे नहीं नजर आता। प्रॉपर्टी का टैक्स की बात भी करता चलूं सर, प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन लगा दी गई है। प्रॉपर्टी का बिजनेस ऑलरेडी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। आपको याद होगा कोविड आया था, पूरी दुनिया में आया था। पाकिस्तान ने कोविड क्यों सरवाइव किया? क्योंकि हमने सोचा, और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, हमने सोचा कि कोविड को टैकल करने के लिए आप एक सेक्टर है हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर, उसको रिवाइव करें। उससे कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी बढ़ता है, उससे आमदनी भी बढ़ती है, उससे लोगों को रोजगार मिलता है और एक साइकिल चल जाता है इकोनॉमी में पैसा वापस चलने का। और ये हमने कोविड सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ हमने इसका जो क्राइसिस था हमने हल किया, पार किया, और लोगों ने, पूरी दुनिया ने तारीफ की। लेकिन प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी जो रिसेशन आया हुआ है उस पर इतनी ज्यादा टैक्सेशन हो गई है कि प्रॉपर्टी बिजनेस भी आपका खत्म हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ कॉर्पोरेशंस हैं जो टैक्स दे रही हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि आप एक्सपोर्ट को, बिकॉज कोई तो आपको इंसेंटिव देना है, कोई तो ग्रोथ को इंसेंटिव देना है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स और जो एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी टैक्सेशन लगा दी गई ताकि वहां भी कोई इंसेंटिव ना हो री इन्वेस्टमेंट का, वहां भी आप
ऐसी परेशानी का क्रिएट करें कि हम कम्पीट ना कर सकें बाकी दुनिया से। तो ये बजट, क्या ये बजट वाकई ऐसा बजट है जिसमें हम तरक्की चाहते हैं, या ये ऐसा बजट है जिसके बाद हम अपने मुल्क का नुकसान करने जा रहे हैं? जनाब, आखिर में मैं ये भी जरूर कहूंगा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस बजट से नजर आता है, साफ नजर आ रहा है कि बजट एक क्राइसिस की सूरत में, एक पैनिक की सिचुएशन में बनाया गया है, जहां सिर्फ उन्होंने कहा है कि टैक्सेस लगाओ, इकट्ठे करो और बाकी छोड़ दो। इसकी एक बहुत वजह और एक इंस्टीट्यूशन है जो इसको मैं कहता हूं कि ये मेन इल्जाम इन पे लगना चाहिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारा, और वो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो हमारा बुरहान है, सियासी बुरहान है, जो हम देखते रहे हैं, पीटीआई का सिंबल लेना, पीटीआई से उनको कोशिश करना कि उसके लोग इलेक्शन ना लड़ सकें, और उसकी वजह से जो सारा क्राइसिस है ये इलेक्शन कमीशन का करदा है, और उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से ये इस किस्म का बजट लोगों पे डाला जा रहा है। क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, और फिर हम इस तरह का ही एक टूटा फूटा बजट देखते हैं। आखिर में सर थोड़ा सा मुख्तसर करें, टाइम हो गया। आखिर में सर मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए हो गया। बिल्कुल उनका शुक्रिया कि वो आए, लेकिन मुझे उम्मीद तो ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद आए होंगे और उनसे ये गुफ्तगू होगी, लेकिन बाहर असेंबली साथ चल रहे हो, असेंबली में जी जी बताइए। जी जी जी, थैंक यू। अब सर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि सेनेट जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि अपर हाउस है, लेकिन उसका एक मकसद है आइन में। आपको याद है 1956 का आइन था, उसमें एक बहुत मेजर मिस्टेक हुई थी, और वो ये थी कि अपर हाउस सेनेट नहीं बनाया गया था, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा कितना नुकसान हुआ था। सेनेट का मकसद 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में और दुनिया जहान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप जब देखें तो उसका मकसद ये होता है कि जितने सूबे हैं वो रिप्रेजेंट हों बराबरी के तौर पे, पैरिटी, यानी बराबर हो उनकी रिप्रेजेंटेशन, जो नेशनल असेंबली में नहीं होती। नेशनल असेंबली में तो 1 वोट वाला सिस्टम है, लेकिन सेनेट का मकसद यह है कि हर सूबा प्रेजेंट हो। बदकिस्मती से हमारा ये जो बजट है जिसकी हम डिबेट कर रहे हैं, और इतनी अहम डिबेट कर रहे हैं, इसमें हमारा एक सूबा जो है, जो पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है, वो अनरिप्रेजेंटेड है अभी तक। यानी कि मेरा इशारा है केपीके के जो हमारे सेनेटर्स हैं जिनको इधर होना चाहिए था, मेरा इशारा उनकी तरफ है। ये कैसा बजट है जहां आपका एक सूबा अनरिप्रेजेंटेड बैठा है? यहां से ही इस बजट की मैं लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं। और आखिर में सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज लॉ मिनिस्टर साहब नहीं बैठे हुए, लेकिन आखिरी बजट के सेशन से पहले, एक दिन पहले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब वो एक कानून ले आए थे और उस कानून को वो बुलडोज करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए बुलडोज कर रहे हैं कि IMF ने हमें कहा है कि ये जरूरी कानून है, और हम इसलिए आज कमेटी को भेजे बगैर हम इसको बुलडोज करके हम पास कराना चाहते हैं। वो कामयाब हो गए, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि IMF कहता रहे जो, उससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज द पार्लियामेंट, दिस इज द हाउस ऑफ सेनेट। वी नीड टू आर्ग्यू, वी नीड टू डिबेट, वी नीड टू डिसाइड अ मैटर। डिक्टेशन हमें मंजूर नहीं है। डिक्टेट नहीं कोई कर सकता हमें कि हम कौन सा कानून पास करें और कौन सा ना करें। इसलिए उनकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पे है उसका ऑन द रिकॉर्ड मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये कहना कि चूंकि IMF ने कहा है इसलिए हम कानून को बुलडोज करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह IMF ने कह दिया, IMF ने कह दिया कि हम IMF ने कह दिया कि हम टैक्सेस लगाएंगे, तो हमने लगा दिए, लोग बेशक उनकी कमरे टूट जाएं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया जी। स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस अली